हेलो दोस्तों, जो लोग 2024 में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने वाले हैं। ये 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। सभी को हम लोग अलग अलग सेपरेट वीडियो में फुल डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था, देखिए 17/1/2019 को ये फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो फर्स्ट शिफ्ट का ये हम लोग क्वेश्चन पेपर फुल डिस्कशन के साथ आज डिस्कस कर लेते हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे ताकि एक भी डाउट नहीं रहे। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का। तो इसको आप लोग बढ़िया से देखिए, क्योंकि 2024 में जो लोग देने वाले हैं एग्जाम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। इसमें देखना है सबसे कम भू क्षेत्र कौन है। तो सबसे कम भू क्षेत्र हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कहा जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कह रहा है कि क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और तथा सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन भी याद हो गया। तो इसी तरह व्याख्या के साथ अगर पढ़िएगा तो आंसर आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन का भी आंसर मिलते रहेगा। उसके बाद नीचे देखिए कह रहा है कि महाद्वीपों का क्षेत्रफल अवरोही क्रम में, क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में दिया गया है। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का अवरोही क्रम में एशिया है, उसके बाद है अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखते चलिए। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। बताइए किस मौलिक अंतर्गत आती है। यह आती है, याद रखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। किस में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। यह देखिए भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में? 19 अनुच्छेद के अभिव्यक्ति आज़ादी के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार है। तो यहाँ से अनुच्छेद भी याद करते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। बताइए इसमें से कौन सा मंदिर है जो कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। इसमें हो जाएगा खजुराहो का मंदिर। क्या हो जाएगा? खजुराहो का मंदिर। यह नागर शैली में निर्मित खजुराहो का मंदिर जो कि अपने कामुक चित्रों के कारण विश्व में प्रसिद्ध है और यह मध्य प्रदेश के छतर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के छतर जिले में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा 1950 से 1050 ईस्वी के मध्य की गई थी और यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूने में से एक है। तो यहाँ से क्वेश्चन सभी याद करते चलिए, जितने भी यहाँ व्याख्या में बता रहे हैं इसको भी याद करते चलिए ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को डैश डैश कहा जाएगा। बताइए मिश्रण को क्या कहा जाएगा? तो संपार्श्विक मिश्रण। क्या कहा जाएगा? संपार्श्विक मिश्रण। संपार्श्विक मिश्रण या समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके भी किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है और जिनमें अवयवी कणों को अलग अलग नहीं दिखाया जाता है, जैसे जल में नमक का विलयन। उसके बाद है विषमांगी मिश्रण, जो कि ऐसे मिश्रण का विभिन्न भागों का संगठन होता है जो कि एक दूसरे के भिन्न होते हैं जिनके अवयवी कणों का अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी में तेल का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो यह ढका हुआ है जलोढ़ मिट्टी से। किस मिट्टी से ढका हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से अधिकांश भाग ढका हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें व्याख्या में देखिए कह रहा है कि भारत का अधिकांश भाग जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ होता है। इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है और यह भारत में लगभग 43%
भाग पर पाई जाती है और यह मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है और इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। इसमें देखना है कबड्डी खेल से कौन संबंधित है। तो इसमें कबड्डी खेल से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए AKFI। AKFI का फुल फॉर्म होता है एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कबड्डी खेल से संबंधित नियामक संस्था है और इसका स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1973 में हुई थी और इसका मुख्यालय जयपुर में है। और यद्यपि फीफा का संबंध किससे है? क्वेश्चन फीफा का बहुत बार पूछा गया है। फीफा का संबंध फुटबॉल से है, जो कि BCCI का क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, 1885 में। कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसका व्याख्या में देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके संस्थापकों में A.O. हयूम, दादा नौरोजी आदि सदस्य शामिल थे, जिसमें भूमेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था और कांग्रेस के पहले सत्र में सभी प्रांतों को 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? बताइए कौन इसमें आणविक अखंड है? तो इसमें हो जाएगा आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन, क्योंकि आर्गन एक रासायनिक तत्व है और इसका प्रतीक Ar होता है और इसकी परमाणु संख्या 18 होता है। परमाणु संख्या 18 होता है और एक प्रकार का निष्क्रिय गैस होता है और जो आणविक रूप में अखंड है और पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आर्गन, जो कि 0.93%, साथ तीसरी सबसे अधिक मात्रा में गैस होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? बताइए कौन करता है? इसमें करता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री क्रीक। 10 डिग्री चैनल या जल संधि भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है और 8 डिग्री चैनल जो कि लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है, जबकि भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए। चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते रहिए, क्योंकि अभी ये पहला शिफ्ट का ये क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है और बहुत सारे शिफ्ट हैं। सभी शिफ्ट का डिस्कशन कराया जाएगा वीडियो में, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और भी सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग पहला नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि क्षय रोग या टीबी रोग के कारण होता है। किस कारण से होता है? यह एक प्रकार का बैक्टीरिया से होता है, जो कि क्षय रोग या टीबी रोग एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करती है और यह आमतौर पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण फैलता है और यह संक्रामित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। और ध्यातव्य कि विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतह की सापेक्ष गति डैश डैश हैं। तो दो सतहों के सापेक्ष गति क्या हो जाएगी? संघर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संघर्ष। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति घर्षण है और घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति विरोध करता है। और घर्षण के दो प्रकार यानी स्थितिज घर्षण और गतिज घर्षण, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुलेरी झील डैश डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। तो यह पाई जाती है गोदावरी और
कृष्णा नदी में। कहाँ पाए जाते हैं? गोदावरी और कृष्णा। याद रखिएगा कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है, जो कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर स्थित है। याद रखिएगा। और यह झील चिल्का झील एवं पुलिकट झील की तरह लैलून झील इसे वर्ष 1999 में भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व आर्द्रभूमि के रूप में नामित भी किया गया था। तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत सकते हैं? बताइए कितने? तो लगभग 2। कितने किए जा सकते हैं? 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को अलंग भारतीय समुदाय से नियुक्त करते थे, परंतु 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधान मंडल में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों को सीटों का आरक्षण अगले 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। कितने साल तक बढ़ा दिया गया है? अगले 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिन के? बताइए तो कितने दिन के लिए यह सूचित किया जाना चाहिए? याद रखिए 10 दिन। याद रखिएगा कितने के? 10 दिन। देखिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो कि 1951 की धारा 61(1) एवं संविधान का अनुच्छेद 101(1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल में 10 दिन तक भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के नाभि का आविष्कार किसने किया था? कोशिका के नाभि का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के नाभि की खोज किसने किया था? तो स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री कौन था? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और जबकि रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में कोशिका का और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एवं एंथोनी वान लीeuwenhoek ने प्रोस्टिस एवं बैक्टीरिया की खोज किया था। तो देखिए एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस को याद करते चलिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इनसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सभी को डीपली में आपको डिस्कशन कराया जा रहा है, तो आसानी से आप लोग देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग RPF कांस्टेबल 2024 का फॉर्म फिल किए हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को शेयर कर दीजिए। और ये प्रीवियस ईयर आप लोग जब बार बार देखते रहिए ताकि आप लोग को अंदाज़ा लगे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है। साथ में GK GS के लिए खान सर के द्वारा जो ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट चलाया जाता है, टेस्ट सीरीज, उसका भी आप लोग का डिस्कशन कराया जाता है। तो उस टेस्ट में आप लोग ज़रूर भाग लीजिएगा, वो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप लोग भाग लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? बताइए अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? बताइए कहाँ है? तो याद रखिएगा ये है सारनाथ में। कहाँ है? सारनाथ में। अशोक स्तंभ जो कि वाराणसी सारनाथ में स्थित है और अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था और इसमें 4 शेरों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए हैं और अशोक स्तंभ भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक भी है और यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की
लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है। कौन है इसमें? इसमें हो जाएगा रेयॉन। क्या हो जाएगा? रेयॉन हो जाएगा, क्योंकि रेयॉन पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है और यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु। कपड़ा उद्योग में इसे कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है और रेयॉन लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है, याद रखिएगा। और इसे मिश्रित कपड़ा तैयार किया जाता है, इसके मिश्रित से कपड़ा तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रियो पैरालंपिक 2016 में पहली बार भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मालिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली बार भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मालिक ने रजत पदक जीता। और दीपा मालिक जो कि शॉटपुट, जेवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से भी जुड़ी एक दिव्यांग खिलाड़ी है और यह सोनीपत हरियाणा से संबंधित है। कहाँ से है? हरियाणा से, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारतीय मंदिर के प्रवेश द्वार को डैश डैश कहा जाता है। तो उसको कहते हैं गोपुर। क्या कहते हैं? गोपुर कहते हैं। गोपुर कहते हैं। कह रहा है कि दक्षिण भारतीय मंदिर में प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता है और गोपुर एक स्मारकीय अट्टालिका होती है और यह प्राय शिल्प से उच्चेतित एवं दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होता है और यह हिंदू मंदिरों को स्थापत्य का प्रमुख अंग है और यह ऊपर क्रिकेट कलश से शोभायाम होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझते हैं? बताइए, इस वाक्य को क्या समझते हैं? इस वाक्य क्या समझाता है? तो यह समझा रहा है, याद रखिएगा, सतत विकास। क्या समझा रहा है? सतत विकास समझा रहा है, क्योंकि साधारणीय विकास या सतत विकास पर्यावरण एवं विकास का विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एक अस्थायी विकास एवं जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बगैर वर्तमान पीढ़ी के आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है और इसका अर्थ पर्यावरण सुरक्षा विकास को बढ़ावा देना है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सापेक्ष घनत्व का इकाई बताइए। सापेक्ष जो घनत्व होता है उसका इकाई पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है। इसका यूनिट क्या होता है? इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व के किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। प्रायः दूसरे पदार्थों का घनत्व जल के घनत्व से सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष घनत्व का इकाई रहित है, यानी इसका कोई भी इकाई नहीं है। और घनत्व का ऐसा है मतलब प्रति किलो क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? बताइए, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? देखिए ऑप्शन में ही है अला से अलाउद्दीन खिलजी, यानी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था और इसे खिलजी ने लगभग 1311 में लाल बलुआ पत्थर से युक्त सामग्री से बनवाया था। किससे बनवाया था? लाल बलुआ पत्थर से भी बनवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा शासक था, जो खिलजी वंश का शासनकाल कितना तक था? 1290 से 1320 तक था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ का गलनांक डैश डैश होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन से
273.15 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि बर्फ़ का गलनांक जो कि कितना होता है 273.15 केल्विन होता है और गलनांक वह तापमान जिस पर एक पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस द्रव में बदल देता है। जैसे बर्फ़ के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वही केल्विन में यह 273 होता है और केल्विन ताप का एसआई इकाई क्या होता है? केल्विन तापमान की एसआई इकाई होता है, याद रखिएगा। केल्विन तापमान का एसआई मात्रक होता है। तो आज क्वेश्चन याद करते चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। इसमें पूछ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन है। दुनिया का सबसे बड़ा झरना हो जाएगा एंजल फॉल्स। क्या हो जाएगा? एंजल फॉल्स। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एंजल जल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है और यह वेनेजुएला यानी दक्षिणी अमेरिका में ओरिनोको की सहायक नदी, कैराओ नदी की सहायक नदी, चुरुन नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चुरुन नदी पर। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 979 मीटर और गहराई कितनी है? 807 मीटर। और कोचिकल झरना जो कि भारत का सबसे ऊंचा से गिरने वाला जलप्रपात है और यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आ रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह लिया गया है, याद रखिएगा, मुंडको उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। कह रहा है कि सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित यह मूलतः मुंडको से लिया गया है जो अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। कह रहा है कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं। बताइए किस खेल से जुड़े हैं सुशील कुमार। तो यह जुड़े हैं, याद रखिएगा, किस खेल से? यह जुड़े हैं कुश्ती से। किससे जुड़े हैं? कुश्ती से जुड़े हैं। कह रहा है कि सुशील कुमार ने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता है। इन्होंने 2012 में लंदन आयोजित में रजत पदक भी जीता है और यह कुश्ती से संबंधित है और इन्होंने 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न, वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो यह निकलती है, याद रखिएगा, अमरकंटक से। कहाँ निकलती है? अमरकंटक से। याद रखिएगा नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित है। पूर्वी संधि स्थल पर स्थित है और अमरकंटक में नर्मदा कुंड में से हुआ है और यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है तथा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों से बहती है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर्सबर्ग। क्या हो जाएगा? पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग जो कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है और पीटर्सबर्ग शहर जो कि दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, रूस की राजधानी मॉस्को, अमेरिका का प्रांत जो कि ओंटारियो और ब्रिटेन की राजधानी लंदन। याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। यह पाया जाता है शरावती नदी पर। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, याद रखिएगा। और शरावती नदी जो कि कर्नाटक राज्य में बहती है और यह भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ है और इस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग जलप्रपात जो कि गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है, याद रखिएगा। और पेरियार नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की
शिवागिरी पहाड़ियों से होकर गुजरती है और कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। समानता का अधिकार क्या है मौलिक अधिकारों में? तो यह कानून के समक्ष सभी लोग समान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में समानता का अर्थ होता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान, अर्थात कानून विभेद का निषेध करता है और इसका विवरण भारतीय संविधान में मूल अधिकार शीर्षक में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान कराता है। तो याद रखेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया? किसने कराया था? तय कराया गया था, याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। उसके बाद व्याख्या में देखिए कह रहा है कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण एवं महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, और नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसे राजा मल्ला के नाम से भी जाना जाता है और पल्लव शासक था। क्या था? पल्लव का शासक था। और इसने 695 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया, जबकि महाबलीपुरम जो कि मामल्लीपुरम के रंग मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। डैश डैश बताइए किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? यह दी गई है सभी भारतीय नागरिकों को। किसको दी गई है? सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत सभी भारतीय को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी दी जाती है। और अनुच्छेद 25 में कहता है कि अतः अंतःकरण एवं धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता किसमें मिलता है? यह अनुच्छेद 25 में मिलता है। और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो कि 26 में मिलता है। और धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्ति अनुच्छेद नंबर 27 में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो इस अनुच्छेद को भी याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल मिट्टी का लाल रंग डैश डैश के कारण होता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो कि फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण से होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का रंग जो कि फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। और यह मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मैदान में दक्षिणी भागों में पाया जाता है। और इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक पाया जाता है। और यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होता है। क्या होता है? रंध्र युक्त, यानी छिद्र युक्त होता है। रंध्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? बताइए कब भरी गई थी? यह भरी गई थी, याद रखिएगा, 1893 में। कब भरी गई थी? 1893 में, जो कि भारतीय परिषद 1892 के द्वारा 1893 में एक सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया था। और 1892 का प्रथम परिषद अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। इसमें केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम कितनी कर दी गई? 16 कर दी गई। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है? बताइए अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है दीर्घकालीन योजना। इसका अर्थ क्या होता है? दीर्घकालीन योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम को दीर्घकालीन योजना भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये भी याद कर लीजिएगा, लघु योजना, वार्षिक योजना, उस पर स्लाइडिंग योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है। बताइए तो किस मीनार में पाई जाती है। तो देखिए इसको हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं किस मीनार में पाई जाती है। यह पाई जाती है, याद रखिएगा, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा जो कि मोहनजोदड़ो के खुदाई में प्राप्त हुई थी। और मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष प्राप्त हैं और इनकी खोज राखल दास बनर्जी जो कि 1922 में की थी। याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन को हो रहा है कि शुक्र अपने अक्ष के डैश डैश से तक घूमती है। तो शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करती है और शुक्र सूर्य का दूसरा ग्रह है। जो शुक्र होता है सूर्य का दूसरा ग्रह है और यह 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है और सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद यह थोड़ी समय के लिए दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। और इसका वायुमंडल 4 स्थलीय ग्रहों से संघनतम होता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है सुरक्षित, यानी सुरक्षित। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात राज्य की सभी धर्म का समान एवं सभी धर्म के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। और राज्य ना ही किसी धर्म को अपनाता है और ना ही किसी धर्म का अनादर करता है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष को शामिल किया गया है। याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली इसमें हो जाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यह अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें सरकार एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है, अर्थात सरकार एवं निजी क्षेत्र साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी नियंत्रण रखते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। और समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसको भी देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का राज्यपाल कौन है। राज्य का राज्यपाल होता है कैबिनेट। क्या होता है, कैबिनेट। क्योंकि राज्य का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं और जिन्हें सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रिमंडल विभागों के प्रमुख होते हैं तथा राज्य के प्रमुख शासक होते हैं। तो प्रश्न अनुसार सही उत्तर से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सर्वोत्तम शिखर है। दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर पूछा, सर्वोत्तम कौन हो जाएगा। इसमें हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी लंबाई कितना है, इतना है। याद रखिएगा, इतना 8848.86 मीटर। याद रखिएगा, यानी 8849 मीटर है। यह नेपाल चीन सीमा पर नेपाल में स्थित पर्वत है। यह नेपाल चीन सीमा पर नेपाल में स्थित पर्वत है। याद रखिएगा। कंचनजंगा जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और किलिमंजारो जो कि ज्वालामुखी चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, तंजानिया में। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा कि योग के प्रकारों में अर्ध पदासम की स्थिति क्या है। इसकी स्थिति है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, आधा लिली, यानी हाफ लोटस। आधा लिली का अर्थ होता है पदासन की स्थिति जो कि आधा लिली आसन श्रोणी टांगों और टखनों के आसपास के मांसपेशियों को फैलाता है और यह यौन शरीर और मन को एकाग्र करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। अधिकतम अवधि होती है 6 महीने और 6 सप्ताह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
कह रहा है कि अध्यादेश ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा प्रख्यापित किया जाता है और इसका संसद अधिनियम जैसा प्रभाव होता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तुकला में पंचायतन शैली डैश डैश संबंध डैश डैश शब्द से संबंधित है। यह संबंधित है मंदिर से। किससे संबंधित है? मंदिर से संबंधित है। याद रखिएगा। वास्तुकला में पंचायतन शैली मंदिर निर्माण की शैली, इसमें एक केंद्रीय मंदिर होता है जो 4 अन्य सहायक मंदिरों से घिरा होता है। याद रखिएगा। जैसे कि द्रविड़ शैली, नायक शैली, नागर शैली, ये मंदिर निर्माण की अन्य शैलियाँ हैं। तो याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्ट फीस्ट आर्टिस्टक जो कि जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, विश्व चैलेंज कप। किससे जुड़ा हुआ है? विश्व चैलेंज कप। कह रहा है कि आर्टिस्ट जो कि जिम्नास्टिक विश्व का फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक द्वारा स्वीकृत कलात्मक जिम्नास्टिक के लिए एक प्रतियोगिता श्रृंखला है। याद रखिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य परिषदों को डैश डैश भी कहा जाता है। राज्य परिषदों को क्या कहा जाता है? डैश डैश भी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है, याद रखिएगा, राज्यों का परिषद। क्या कहा जाता है? राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, जो कि सरकार ने केंद्र एवं राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यक्रम की समीक्षा के लिए वर्ष 1988 में सरकारीय आयोग का गठन किया है और आयोग की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है और इस परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री एवं सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश डैश कहा जाता है। तो मूल्य को विदेशी मुद्रा या विनिमय दर कहा जाता है। विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। याद रखिएगा। विनिमय दर वह दर है जिसमें कि एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से परिवर्तित किया जाता है, उसे ही विनिमय दर कहा जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है? यह संबंध है, याद रखिएगा, कबड्डी से। किससे संबंधित है? कबड्डी से। जिस प्रकार क्रिकेट में बल्लेबाज और गेंदबाज होते हैं, उसी प्रकार कबड्डी में 2 प्रमुख खिलाड़ी होते हैं जिसे रेडर या राइडर और डिफेंडर कहते हैं। याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कह रहा है कि खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश डैश को समर्पित है। यह भगवान शंकर के लिए समर्पित है। किसके लिए? भगवान शंकर के लिए। तो खजुराहो के मंदिर का सबसे विशाल कंदारिया महादेव मंदिर है जो मूलतः भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण जो कि 1999 ईस्वी में राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था और स्थानीय लोकमत के अनुसार कंदारिया महादेव मंदिर का नामकरण भगवान शिव के नाम पर, कंदर्पी के नाम पर रखा गया था। याद रखिएगा। अतः इसे भगवान शिव का आध्यात्मिक निवास भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय सहायक डैश डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो यह नियंत्रित की जाती है, याद रखिएगा, रिजर्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा ये की जाती है? रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि देश का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा। तो यहाँ तक था जीएस का क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ देखिए आप लोग बना सकते हैं। इसमें ऑलरेडी दिया गया है। कह रहा है कि A@ जो B है और BA है इसका पति है। इसको आसानी से बना सकते हैं आप लोग डायग्राम के साथ। डायग्राम के साथ बनाएगा तब बन जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कहा है क्वेश्चन। देखिए पहले इसका अर्थ दे दिया गया है। A@ और A' B और BA का पति है।
उसी प्रकार ए हैज़ बी, ए बी की पत्नी है और ए डॉलर बी ए बी का भाई है और ए प्रतिशत बी ए बी का बहन है। तो पूछ रहा है इतना का अर्थ क्या होगा। इतना का अर्थ यानी पूछ रहा है कि पी और एम के बीच का क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले देखिए एम, एम के बाद यहाँ भाई किससे संबंध है, डॉलर। तो एम के बाद डॉलर है, डॉलर किसके लिए दिया गया, भाई के लिए। तो यहाँ भाई दिया गया है फिगर में देखिए। एम डॉलर $n% O@P, इसी को सिंपली ऊपर से आप लोग को देखकर बता देना है, नाम ऑलरेडी लिखा गया है। इसमें पूछ रहा है एम और पी के बीच संबंध, एम और पी का संबंध क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें वर्ग पूछ रहा है कितना है। कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों में कितने वर्ग हैं, इतना फिगर देगा, फिगर को वर्ग कितने हैं पूछ रहा है। तो इसमें देखिए व्याख्या में सभी वर्ग दिए गए हैं, केवल जोड़ देना है, केवल जोड़ देना। कह रहा है कि 1 अंक से बने वर्गों की संख्या इतनी है और 5 अंक से बने वर्गों की संख्या इतनी है। तो इसको देखिए 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचान कीजिए। देखिए पहचान करना है, इसमें कह रहा है कि 3 के बाद 7, 7 के बाद 19, 19 के बाद 55, 55 के बाद 163। तो देखिए इसमें क्या कहेगा, 3 में 4 जोड़िएगा 7, उसके बाद 7 में 12 जोड़िएगा 19, 19 में 36 जोड़िएगा 55 और 55 में 160 जोड़िएगा तो 163 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखिए क्या किया जा रहा है, इसका अंतर लीजिएगा तो ये देखिए 3 गुना है। देखिए 4 3 12, 12 3 36, 36 3 160 और 160 3 324। उसी प्रकार इसको भी गुना कर दीजिएगा, 108 जो आया है 108 में 3 से गुना कर दीजिएगा 324 हो जाएगा और 324 जो कि इसमें जोड़ दीजिएगा 163 में, ये हो जाएगा 487। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए छवि के जल का प्रतिबिंब बताइए। जल का प्रतिबिंब में रखिएगा तो कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक निश्चित समानता होती है, इसलिए एक समूह बनता है और वह कौन सा समूह जो नहीं है। इसमें देखना है 4 कोई सेम होगा और एक अलग होगा। तो देखिए इसमें व्याख्या में दिया गया है, एन और पी में देखिए क्या किया है, +2 किया गया है, एन में +2 किया गया तो पी आ जाएगा। उसी प्रकार एम में 3 माइनस किया गया है, बाकी सब में देखिए बाकी सब में +2 किया गया है, लेकिन जो एम और जे है इसमें -3 किया गया है, यानी यही अलग है। देखिए एम और जे किसमें है, एम और जे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि दो समानांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक में 8 में से 4 व्यक्ति इस तरह से बैठे हैं कि पड़ोसी समान अंतर में हैं। तो देखिए एक कतार में फर्स्ट में देखिए दिया गया है एम एन ओ और पी बैठे हैं जिसके चेहरे सभी दक्षिण में हैं। तो इसको फिगर के साथ बनेगा तो भी बनेगा। देखिए इसमें दिया गया है फिगर। तो लास्ट में देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, सिंपली इसको फिगर के साथ बनाइएगा बन जाएगा। लास्ट में पूछ रहा है तो एच के सामने कौन बैठा है, एच के सामने पूछ रहा है, एच के सामने एन है। यहाँ देखिए एच के सामने एन है, एच के सामने एन, एन इसमें किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुने जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो। देखिए शेर संबंधित है डेन से, तो मधुमक्खी किससे संबंधित होगी, मधुमक्खी संबंधित होगी छत्ता से, मधुमक्खी छत्ता बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इस प्रश्न में एक दूसरे के साथ एक संबंध देने वाले 2 कथन हैं और परिणाम जो कि 1 2 3 दिए गए हैं। तो सभी कथनों को सत्य मानते हुए पता करें कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। कथन 1 दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है।
देखिए सोलिज्म से क्वेश्चन है, इसको बना सकते हैं आसानी से। कह रहा है कि P से बड़ा Q है और R से बड़ा Q है और O से बड़ा R है। ये सभी फिगर दिए गए हैं। अब इसमें पूछ रहा है निष्कर्ष, इसमें पूछ रहा है कौन सही है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 2 सही है, केवल 2 यानी ये वाला सही है। देखिए यहाँ दिख रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ से विपरीत क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि फेस का प्रत्येक पृष्ठ ABCDE और F छपा है, तो ए फलक के विपरीत साइड क्या होगा। ए के विपरीत पूछ रहा है, बताइए विपरीत इसमें कौन होगा। सबसे पहले इसमें 2 कॉमन मिल गया। देखिए 2 कॉमन मिल गया, इसको क्लॉकवाइज इसको ले लेंगे, क्लॉकवाइज। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी के बाद देखिए क्या हो जाएगा, बी के बाद हो जाएगा ए और सी, उसी प्रकार बी के बाद हो जाएगा ई और एफ। अब पूछा क्या है, ए का फलक ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई, एफ हो जाएगा ना। हाँ एफ होगा इसका। एंटी क्लॉक लेना है, एंटी क्लॉक इसको लेना है। देखिए इस कितना हो जाएगा, ये बी 2 कॉमन मिल गया तो ये हो जाएगा BCA। उसी प्रकार BEF। तो ए का पूछ रहा है, तो इसमें ए का, तो ए का एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए का एफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विपरीत पूछ रहा है, 22 से क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर सोलिज्म से क्वेश्चन पूछ दिया। इसमें कथन निष्कर्ष दिया गया है, इसको देखना है। देखिए विश्व सोलिज्म से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए फिगर के साथ ऐसा क्वेश्चन बनाएगा तो आसानी से बन जाएगा। कह रहा है कि कुछ, देखिए कह रहा है कि कुछ जेट क्या है, ट्रॉफ है। जो कि कुछ जेट है, ये जो कुछ जेट है ये क्या है, कुछ इसमें ट्रॉफ भी है। उसी प्रकार कह रहा है कि कोई ट्रॉफ रैंक नहीं है, कोई ट्रॉफ जो है ये रैंक नहीं है, ये वाला नहीं है। और फिर कह रहा है कुछ कैब जेट है, जो कुछ कैब जो है ये जेट भी है। अब ये फिगर हो गया। उसी प्रकार निष्कर्ष पढ़िए, इसमें जो फॉलो कर रहा है वो सही होगा, जो फॉलो नहीं कर रहा है वो गलत होगा। कह रहा है कि कुछ कैब ट्रफ है, कुछ जो कैब है क्या है, ट्रफ है। इससे कोई संबंध ही नहीं, तो इससे कैसे होगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा ना। हाँ पहला तो सही, गलत हो जाएगा। देखिए नीचे भी दिया गया है गलत। उस पर कह रहा है कि कुछ ट्रफ जेट है, ये सही है। जो कुछ ये ट्रफ जो है ये क्या है, जेट में भी है। यहाँ पर देखिए जो कुछ में जो आ रहा है ये क्या हो जाएगा, ये सही है, दूसरा वाला सही है। सभी जेट कैब है, जो सभी जेट हैं ये कैब कैसे होता है, सभी नहीं कुछ में है। यहाँ देखिए कुछ में, सभी सभी रहता तो ऐसे बनता, तो कैब सभी नहीं होगा, कुछ में होगा, तो ये भी गलत है। यानी निष्कर्ष कौन सही है इसमें, निष्कर्ष 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। कह के दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है कि 2 समानांतर चतुर्भुज में प्रत्येक में 8 में से 4 व्यक्ति इस तरह बैठे हैं कि पड़ोसी समान अंतर में कतार में, देखिए पहला कतार में दूसरे कतार में सभी दिए गए हैं, सभी भर देना है। उसके बाद लास्ट में जो पूछेगा उसको बता देना है। जैसे लास्ट में पूछ रहा है बी के बाईं ओर कौन बैठा है, पी के बाईं ओर, तो पी के बाईं ओर कौन बैठा है, ओ बैठा है, पी के बाईं ओर ओ बैठा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भ्रूण जो ये भ्रूण विज्ञान से संबंध है, तो मौसम किससे संबंध है, मौसम संबंधित होगा मौसम विज्ञान से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचान कीजिए। फिर उसी तरह क्वेश्चन आ गया, सीरीज इसका देखना है। देखिए इसमें क्या किया गया है, 15, 26, 56, 108, 220 दिया गया है। इसका अंतर सबसे पहले लेना है, इसमें क्या कॉमन है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी पैटर्न पर इसको बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया, 15 दूना 30 हो जाएगा और 30 में से 4 घटा दीजिए,
यानी देखिए इसमें क्या किया है, पहले 2 से गुना करा है, 4 घटा दिया है, फिर नेक्स्ट में इसमें क्या किया गया, 2 से गुना किया, 4 जोड़ दिया गया। यहाँ पैटर्न देखिए, 2 गुना और 4 माइनस, 2 गुना 4 प्लस, 2 गुना 4 माइनस, यानी 2 से गुना सभी में करना है, लेकिन 4 माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर 4 माइनस करना है, फिर प्लस करना है। इसी पैटर्न पर आगे बनाएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 436, जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा बड़ा दिया है, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, PDF दे देंगे। इसको बनाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बी। देखने में बड़ा होता है लेकिन आसान होता है, उसको पढ़ना पड़ेगा और लास्ट में जो पूछेगा उसका आंसर दे दीजिए। इसका PDF आप लोग को दे दिया जाएगा, सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचान कर। उसी पैटर्न पे इसको भी बना लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 469। सेम उसी तरह है, अंतर लीजिएगा, अंतर का भी अंतर इसमें ले लीजिएगा और जो पैटर्न फॉलो होगा देखिए, जैसे कि इसमें 24 जोड़ा है तभी इसमें फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 में से एक किसी तरह से समान होता है और एक समूह में बनता है, तो वो कौन सा शब्द है जो समूह से संबंधित नहीं है। कौन संबंध है, देखिए मेज है, कुर्सी है, डेस्क है, कार है, खाट है। इसमें कौन अलग है, इसमें अलग है कार, बाकी सभी ये लकड़ी से बना हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक निश्चित समान होती है इसलिए समूह बनता है, तो वो कौन सा अक्षर है जो समूह से संबंधित ही नहीं है। देखिए कौन संबंधित नहीं है, इसमें संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यानी टी, जो कि एक व्यंजन वर्ण है। क्या है, व्यंजन वर्ण, इसलिए अलग है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कोड वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें प्लेस वाले याद रहेगा तो ही बनेगा। कह रहा है कि विशेष कोड में इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले इसको पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए सबसे पहले इसमें सभी में 6 जोड़ दिया गया है, प्लेस वैल्यू में 6 जोड़ दिया गया है। क्या गया है, 6 जोड़ दिया गया है। जैसे कि टी 20 नंबर पाता है, 20 में 6 जोड़ के 26 यानी जेड आ जाएगा। उसी प्रकार सभी में 6 जोड़ दिया गया है, यानी ये आ गया। अब इसमें भी 6 जोड़ दिएगा, आंसर आ जाएगा। इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर बताइए क्या आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें बजेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें IOZXOI क्या हो जाएगा, IZOXI। ऑप्शन नंबर बताइए कौन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन में इसका डी होगा। हाँ डी ही होगा, डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर सोलिलोजिज्म से क्वेश्चन है। कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया। कह रहा है कि सभी रत्न कड़वे हैं। क्या है, सभी रत्न कड़वे हैं। फिगर में देखिए क्या कह रहा है कि सभी जो रत्न हैं ये सभी क्या है, कड़वे हैं। ये सभी जो रत्न हैं ये क्या है, कड़वे हैं। फिर लास्ट में एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ रत्न सफ़ेद हैं, कुछ जो इसमें रत्न हैं वो सफ़ेद भी हैं। अब निष्कर्ष पढ़िए, जो निष्कर्ष फॉलो करेगा वो सही होगा, जो नहीं फॉलो करेगा गलत होगा। बताइए कौन इसमें सही है। 2 निष्कर्ष है, कह रहा है कि कुछ रत्न कड़वे हैं, ये भी सही है। फिर एक और कह रहा है कि कुछ सफ़ेद रत्न हैं, ये भी सही है। कुछ में तो आ रहा है, दोनों ही सही है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा गया है तो निम्नलिखित में से दी गई आकृति सही छवि क्या होगी। इसका सही छवि बताना है। सही छवि बताइए, दर्पण प्रतिबिंब के सामने रखना है और इसका बताना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दर्पण के सामने रखिएगा तो उल्टा दिखेगा, क्या हो जाएगा, उल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रश्न में एक प्रतिलेख दिया गया है जिसमें एक बयान नीचे दिया गया है। दिए गए अंशों को ध्यान से पढ़ें और दिए गए अंश के आधार पर कथन का चयन करें। कथन दिया गया उसको बढ़िया से पढ़ना है। देखिए इसको बढ़िया से पढ़ना है और नीचे जो कथन दिएगा बताना कौन सही होगा।
इसका प्रयोग पढ़ के बना सकते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये भी उसी तरह सोलिलिज्म का क्वेश्चन है। कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। इसको भी आप लोग बना सकते हैं। राइट आंसर देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी, देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी की एकमात्र बेटी है और जिसकी पत्नी सी है और डी सी का पुत्र है, तो सी ए के बच्चों के बीच का क्या संबंध है? देखिए इसको फिगर के साथ बनाइएगा, आसानी से ये बन जाएगा। और ब्लड रिलेशन का जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी अपने पर क्वेश्चन रिलेट करके बनाइएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि ए बी के क्या है? बेटी है। तो ये है ए और ये बी है, ये क्या है? इनकी बेटी है। उसके बाद कह रहा है जिसकी सी पत्नी है, जो सी है ये क्या है? पत्नी है। और डी सी का पुत्र है, ये जो डी है, नीचे डी है, कह रहा है सी का क्या है? पुत्र है। तो कह रहा है कि सी ए से क्या संबंध है? सी ए से, नीचे ए होगा, सी ए से क्या संबंध है पूछ रहा है। देखिए संबंध ए से पूछा है, क्या होगा? तो इसका संबंध होगा, याद रखिएगा, क्या संबंध हो जाएगा? ग्रैंड मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रश्न में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं और आपको यह मान लेना है कि कथन सब, ये भी सोलिलिज्म से क्वेश्चन है, इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा और निष्कर्ष के साथ बना लीजिएगा। देखिए यहाँ दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि किम को अमीर रहने की ज़रूरत है और किम एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। दोनों को आसानी से इसको सॉल्व करना है। कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्या बी यानी डी हो जाएगा? बी में ही डी है। डी यानी कौन हो जाएगा? एक और दोनों तार्किक नहीं है, तार्किक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए फिगर से क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिया गया है? इसमें श्रृंखला देखना है कौन सही होगा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए आंकड़े से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? ये जो आंकड़े दिए गए हैं इससे कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? देखिए फिगर में यहाँ नीचे दिया है व्याख्या के साथ। इसमें बनाए जा सकते हैं कितने? 1 2 उसके बाद 3 4 5, 5 बनाए जा सकते हैं। कितने? 5। तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुने जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो। यानी कह रहा है कि ये जो P है M से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार E के बाद क्या होगा, इसी पैटर्न पर इसको बनाना है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है। P में देखिए 3 घटा दिया गया है। क्या किया है? P में 3 घटा दीजिएगा तो M आ जाएगा। उसी प्रकार E में 3 घटा दीजिए, B आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो इसी तरह क्वेश्चन बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक लड़की का परिचय देते हुए महेश ने कहा कि वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी है, तो लड़की महेश से कैसे संबंधित है? पीछे बताया है कि ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन अपने पर रिलेट करके क्वेश्चन बनाएगा, आसानी से बन जाएगा। तो देखिए इसको फिगर के साथ भी बनाएगा तो आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले कह रहा है कि एक लड़की परिचय देते हुए कहती है, एक लड़की जो है ये परिचय देते हुए किसे कहती है? महेश से। किसे कहती है? महेश से। महेश से कहती है कि वह मेरे भाई के पिता, वह किसके? मेरे भाई के पिता, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती क्या है? बेटी है। कौन है? इकलौती बेटी है। ये क्या है? इकलौती बेटी है। तो कह रहा है कि वह लड़की महेश से कैसे संबंध होगी? कैसे संबंध होगी? क्योंकि देखिए इसका भाई हो जाएगा, महेश का भाई ये हो जाएगा और भाई का ये बहन हो जाएगी। लड़की बहन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? बहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो क्वेश्चन ऐसा अगर आए तो आसानी से अपने पर रिलेट करके बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए और जो एक पूर्ण वर्ग बनाता है यदि आप 5 में से 3 चित्र चुनते हैं। बताइए कौन इसमें सही होगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी, यानी 1 नंबर ये हो जाएगा और 3 नंबर ये हो जाएगा और एक 5 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि 2 समानांतर चतुर्भुज में प्रत्येक में से 8 में से 4 व्यक्ति इस तरह बैठे हैं कि पड़ोसी समान अंतर में हैं। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसको बना सकते हैं आसानी से। कह रहा है कि एक कतार में एम, एन, ओ और पी बैठे हैं, सभी के चेहरे दक्षिण की ओर हैं। तो देखिए फिगर में सभी यहाँ होंगे। देखिए व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें सभी फिगर में दिए गए हैं। उस पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े एक दूसरे के सामने हैं, कौन से जोड़े जो एक दूसरे से सामने हैं। तो ये हो जाएगा, एक पी हो जाएगा और एक एफ हो जाएगा, एक दूसरे के सामने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दिए गए चित्र की छवि पद्धति को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। इसको देखिए पूरा करना है, बताइए कौन हो जाएगा इसमें। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें सी वाला मैच कर जाएगा, बाकी सब ये नहीं करेगा, क्योंकि इसमें करना चाहिए तो ये भी रहना चाहिए, इसमें तो नहीं होगा और इसमें ये भी नहीं होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं में को पहचाने। देखिए ऐसे क्वेश्चन पीछे बहुत बार बताए हैं। इसको देखिए सबसे पहले अंतर लेना है। इसको देखिए अल्टरनेट लिया गया है। अल्टरनेट यानी 92 में 22 जोड़िएगा तो ये 114 हो जाएगा, फिर 114 में 22 जोड़िएगा तो 136 हो जाएगा, और ऊपर भी यही किया गया है। इसमें भी वही किया गया है कि 85 में 22 जोड़िएगा 107 और 107 में फिर 22 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 129 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 129। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशेष कोड को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा कैसे बनाया गया है। तो देखिए इसको क्या किया गया है, इसका प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद रहना चाहिए। देखिए डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू होता है 23 और आर का होता है 18, ए का 1 होता है और पी का 16 होता है, पी का 16 होता है। तो देखिए सिंपली प्लेस वैल्यू को दे दिया गया है, उसी प्रकार इसको प्लेस वैल्यू को ले लीजिए, आसानी से बन जाएगा। बताइए कौन हो जाएगा इसमें। इसमें डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि टी हो जाएगा 20 नंबर पर और ई 5 नंबर पर, एक्स 24 नंबर पर और फिर टी 20 नंबर पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये जोड़ा से ये कैसे संबंध है, उसी प्रकार ये इसको कैसे, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन मार्क है इसके अंक पर क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, किस पैटर्न पे है उसी पैटर्न पे इसको बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। तो नीचे देखिए कैसे किया गया है, यहाँ देखिए कैसे किया गया है। सबसे पहले इसमें किया गया है कि सभी को जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है, जोड़ दिया गया आसानी से। तो देखिए 1 2 1 3 6, उसके बाद फिर 2, तो सभी को जोड़ दिया गया है। तो जोड़ के निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। इसको निकालेगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 99 आएगा। कितना आ जाएगा, 99। व्याख्या में देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। सीधी रेखाएं पूछ रहा है कितना है, बताइए कितना हो जाएगा। इसमें देखिए कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 14, क्योंकि इसमें ए बी हो जाएगा, ए बी यानी ये वाला, उसके बाद बी सी हो जाएगा, बी सी ये भी हो जाएगा। तो इसको आप लोग गिन सकते हैं आसानी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14। अब यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15% प्रति वर्ष रुपए की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 18,000 रुपये की राशि पर 2 साल की अवधि के लिए प्राप्त राशि करें।
प्राप्त राशि प्राप्त करें। तो देखिए इसको सिंपली बनाने के लिए आसानी से बना सकते हैं इसको। देखिए आर यानी रेट दिया गया है 15%, मूल यानी प्रिंसिपल दिया गया है 18,000 और समय यानी टी दिया गया है 2 वर्ष। तो राशि ए निकालना है, राशि ए निकालना है। तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं, फार्मूला होता है इसका ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, उसके बाद पावर टी। इसी पर आसानी से रखिएगा, एक जगह ए का वैल्यू रखिएगा, पी का वैल्यू रखिएगा, उसी प्रकार आर का वैल्यू रखिएगा और टी का वैल्यू रखिएगा। इसको सिंपली कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर यहाँ आ जाएगा। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23,805 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में होगा, 23,805 देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक धातु, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 रुपये हो गए, तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए वृद्धि का प्रतिशत यानी ये जो बढ़कर रुपये कितना हुआ है 138, और माइनस जितनी कीमत है उसको घटा देना है और फिर बटा, फिर कीमत को घटाने वाला को नीचे रख देना है। उसके बाद प्रतिशत के लिए 100 लगाना पड़ेगा और सिंपली इसको कैलकुलेशन कीजिए, यानी 138 में से 115 घटाइए, इससे बच जाएगा 23 और 23 बटा 115 इंटू 100। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 20% आएगा। कितना, 20%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि जब 45,342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। देखिए सिंपली इसको भाग देकर चेक कर सकते हैं। अगर इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना, क्या पूछ रहा है इसमें कि शेष कितना प्राप्त होगा। तो शेष इसमें 0 आएगा, सिंपली ये पूरा कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर 3:2:1 के अनुपात में हैं। यदि पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमतें क्रमशः 3-2 है तो बॉक्स की लागत 90 रुपये है। तो बॉक्स में पेन की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान लेंगे, माना कि बॉक्स में पेन, पेंसिल, इरेजर क्रमशः 3x, 2x और 1x है। इसी प्रकार सभी को मान लीजिए, उस लास्ट में उसका कीमत लिख दीजिए, यानी 3x + 3 + 2x + 2, उसके बाद प्लस 1x + 2 इक्वल टू दिया गया है 90। और सिंपली इसको जोड़ दीजिए, जोड़कर ये देखिए 3 जो गुना करने वाला गुना कर दीजिए, जो जोड़ने वाला जोड़ दीजिए। उसके बाद 3 3 9, 9x और प्लस हो जाएगा 4x और प्लस 2x, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 90 हो जाएगा। और फिर इसको सभी को जोड़िएगा तो इधर 15x इक्वल टू 90। उसके बाद x इक्वल टू हो जाएगा 90/15, इसको भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना, 6। तो 6 दीजिएगा तो कह रहा है कि बॉक्स में पेन की संख्या तो कितना था, पेन पूछ रहा है, तो पेन कितना यहाँ पर, पेन यानी 2x हो जाएगा। तो कितना है, 6। पेन पूछा है तो 3x है, तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ग्राफ से कुछ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पंक्तियों परीक्षा में पात्र उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिखाती है जो 2001 से 2006 के दौरान 6 साल की अवधि के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना में है। तो नीचे दिए गए वर्षों से किस जोड़े में पात्र उम्मीदवार का प्रतिशत कम अंतर था। बताइए किस में कम अंतर था, तो किस में था। देखिए मान लीजिए कि 2003 में पात्र उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 59% और 2004 में 60%। दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 1% हो जाएगा। 1% यानी किस में हो जाएगा, 1%, यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2003-04। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपली इसको कैलकुलेशन करना है, सरल करना है। कैलकुलेशन इसको कर लीजिएगा आसानी से। इसका राइट आंसर बताते हैं। देखिए नीचे व्याख्या में दिया गया है, 24 राइट आंसर आएगा, कर सकते हैं आसानी से कैलकुलेशन। तो देखिए ये था एसआई वाला नहीं, कांस्टेबल का था, जो आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में जो वैकेंसी निकला है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 का। किसका है, 2019 का। इसी तरह आप लोग का आरपीएफ एसआई का उसका भी आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चंस मिलेगा।
तो प्रीवियस क्वेश्चन उसका भी चाहिए तो कमेंट कीजिए कि चाहिए तो उसका भी वीडियो बन जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राम और राज की आयु क्रमशः इतना दिया गया है, इतना अनुपात में यानी 4:5 में दिया गया है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु का अंतर बताइए। तो इसको भी मान कर बनाना है, क्योंकि माना राम और राज की आयु 4x तथा 5x है। तो 4x + 5x = 126 हो जाएगा और इसको जोड़ लीजिएगा 9x = 126। तो x कितना हो जाएगा, 9 से गुना करके 14 बार में हो जाएगा, तो x का मान 14 आ जाएगा। अब सिंपली इसको रख के निकाल लीजिए। क्या पूछ रहा था कि उनकी आयु का अंतर बताइए, यानी ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 में 14 तो कितना हो जाएगा 14 25 70 और 70 इसे कितना हो जाएगा। देखिए दोनों को गुना करके घटा देना है दोनों में से। देखिए घटा देना है यानी 14 वर्ष आ जाएगा। कितना 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सरल करना है यानी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देना है। इसका बनाएगा तो राइट आंसर आएगा 0.95। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो निकालना है इसका। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल = होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी भुजा कितना दिया गया है 30, तो 30 इंटू 30 दे दिया गया है। अब सिंपली इसको कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लीजिए। आंसर यहाँ आ जाएगा 225√3 आएगा, 225√3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाँच संख्याओं का औसत 113 है, तो एक संख्या के निकालने के बाद भी औसत वही रहता है, तो पता करें कि निकली गई संख्या क्या थी। तो मान ला कि निकली गई संख्या 1 से, तो 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा। तो 13 में 5 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 565 और 565 - x/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 113। x का मान 113 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये भी सरल यानी कैलकुलेशन करना है, बोर्ड मास पर आसानी से बना सकते हैं। इसका राइट आंसर देखिए 16 आ जाएगा, नीचे दिया गया है व्याख्या में देख सकते हैं आसानी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि x का मान इतना दिया गया है, तो x भीमात्मक मान ज्ञात करना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पूरा करने के एक ट्रेन को 27 सेकंड लगते हैं, तो अगर उस ट्रेन को उस पुल को पार करने में 92 सेकंड का समय लगता है, तो उस ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। माना कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है, कितना है x मीटर है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो x/27 हो जाएगा, क्योंकि 27 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की लंबाई 27 सेकंड लगते हैं, तो कितना हो जाएगा, इतना मीटर पुल के लंबा है। क्या पुल लंबा है तो कितना है 650, तो बराबर फिर प्लस x कर लेंगे, क्योंकि ट्रेन की लंबाई अब बटा 92 ले लेंगे, 92 यानी 92 सेकंड लगा। अब सिंपली इसको 63 गुणा कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 270 मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक आइटम 104 रुपये में खरीदा और उसे 78 रुपये में बेचा, तो नुकसान का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नुकसान का प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी दिए गए वस्तु का SP कितना दिया गया है 78 रुपया और दिया गया वस्तु का CP यानी 104 रुपये दिया गया, तो प्रश्न के अनुसार हानि ज्ञात करना है। तो हानि बराबर हो जाएगा 104 - 78 बटा 104 इंटू 100 हो जाएगा। सिंपली इसको निकालेंगे तो 25% आएगा, कितना 25%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 33 मीटर पर सेकंड तेज चलती है और 11 सेकंड में वह एक संकेत को पार कर जाएगी, तो फिर ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है, यानी ट्रेन की लंबाई की फार्मूला होता है चाल इंटू समय। तो चाल कितना दिया गया, चाल दिया गया है 33 मीटर पर सेकंड चाल है, और समय कितना दिया गया है 11 मीटर है, दोनों को गुना कर दीजिए। इसका राइट आंसर आ जाएगा 363 मीटर। कितना आ जाएगा 363 मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 456 रुपये से बढ़कर 570 रुपये हो गई, तो LPG सिलेंडरों का खर्च होने वाली राशि को कम करने के लिए कितने प्रतिशत खपत होनी चाहिए।
पता है कितने होने चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है अपशिष्ट खपत कितना है, तो बढ़कर कितना हुआ था 570 और कीमत कितना था, तो उसको दोनों को घटा लीजिए, घटाएंगे तो 114 आ जाएगा। अब बटा जो बढ़ी हुई कीमत है उसको बटा में रख देंगे, प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके निकालिएगा तो ये आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, ये भी साधारण बेस क्वेश्चन है, पीछे क्वेश्चन ऐसा ही आया था। कह रहा है कि 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए सामान्य ब्याज निवेश करने के बाद अर्जित ब्याज जो कि 3720 रुपये है, तो इसलिए निवेश की राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आर दिया गया है, रेट दिया गया है 12% और समय कितना दिया गया है 5 ईयर। उसके बाद साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है 3720 रुपये। उसी प्रकार निवेश की राशि यानी मूलधन P करना है, प्रिंसिपल का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं प्रिंसिपल, क्योंकि साधारण ब्याज ऑलरेडी दिया गया है तो प्रिंसिपल ही निकालना है। तो कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 6200। कितना आ जाएगा 6200। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई 35 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका विकर्ण जो कि 91 सेंटीमीटर है, तो फिर इसकी परिधि बताइए क्या होगा परिधि। तो आयत की चौड़ाई यानी बी दिया गया है 35 और आयत का विकर्ण यानी डी दिया गया है 91, तो आयत की लंबाई इक्वल टू हो जाएगा √91 का स्क्वायर, उसके बाद 35 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 91 का स्क्वायर हो जाएगा 281 और 35 का हो जाएगा 1225 और 91 का 8281। तो कितना हो जाएगा, इसको दोनों को घटा लीजिए, हो जाएगा 7056 यानी 7056 किसका रूट है तो 84 का। तो 84 यहाँ से आ गया L। तो यहाँ पूछ रहा है आयत की परिधि, यानी परिधि का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू 84 प्लस 35। दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा आंसर 238। कितना आ जाएगा 238, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 238। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 को काट सकती है। कौन कौन काट सकते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 54 और 81 का क्या कीजिए मसे यानी महत्तम ले लीजिए। महत्तम लीजिएगा तो 27 आ जाएगा, तो 27 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नोट दिया गया है इसमें, कह रहा है कि निम्न पंक्तियों परीक्षा में पात्र उम्मीदवारों की संख्या प्रतिशत दिखाती है जो 2001 से 2006 के दौरान 6 साल की अवधि के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना में यदि 2003 से 5 की उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 से अधिक थी, तो इन दोनों वर्षों में सामूहिक रूप से योग्य छात्र की कुल संख्या कितनी थी। बताइए कितनी थी, ग्राफ में दिया गया है, ग्राफ को देखकर आसानी से बता सकते हैं। इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, क्योंकि पर्याप्त जानकारी नहीं है। क्या है, पर्याप्त जानकारी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशिष्ट राशि को 6:5 अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो यदि पहला भाग 48 रुपये का है तो कुल राशि रुपए में कितनी होगी। तो माना कि पहला भाग ये हो जाएगा 6x और दूसरा 5x। x मान लेंगे ताकि बनाने में आसानी होगा। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है 2 भागों में, तो यानी 6x कितना हो जाएगा 48 रुपये, तो x निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना 8। तो कुल राशि निकाल लीजिए 6x प्लस 5x इक्वल टू 11x। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल 88 हो जाएगा। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर लंबाई के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालें। यानी समचतुर्भुज का विकर्ण जो कि D1 D2 इसमें दिया गया है। तो प्रश्न के अनुसार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो सिंपली 1/2 कर लेना है और D1 इंटू D2 को गुना कर लेना है और 2 से गुना कर लेना है। कितना आ जाएगा, इसको गुना करके 2 से भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 325। कितना आ जाएगा 325। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जब कोई वस्तु 170 रुपये में बेची जाती है तो उस पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में निकाले। क्रय मूल्य रुपए में निकालने के लिए करा है तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी एसपी कितना दिया गया 170 दिया गया है, तो हानि कितना हो रहा है 10% का, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी इक्वल टू हो जाएगा कितना 170 × 100 बटा हानि हो रहा है, तो हानि यानी कितना 100 में से हानि हो रहा है यानी 90 बचा, तो यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो 130 आएगा कितना 130। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज की भुजाएं जो कि इतना दिया गया है और परिधि इतना दिया गया है, तो सबसे छोटा पक्ष ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा तो मानक चतुर्भुज की भुजाएं जो कि 2x 3x 4x एंड 5x प्रश्न के अनुसार दिया गया है और सभी के परिधि कितने दिए गए 112 दिए गए, यानी सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़िएगा तो 14x इक्वल टू कितना आ जाएगा 112 यानी x इक्वल टू 8 आ जाएगा। कितना हो जाएगा x इक्वल टू 8। तो सबसे छोटा पूछा, सबसे छोटा 2x है तो 2 × 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्या हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 80 रुपये में एक आइटम खरीदा और उसे 100 रुपये में बेच दिया, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है तो दिए गया आइटम का सीपी कितना दिया गया है 80 रुपये और आइटम का एसपी 100 रुपये है, तो प्रश्न के अनुसार लाभ निकाल लेंगे। लाभ के लिए तो 100 - 80 बटा 80 × 100, तो यहाँ से निकलेगा 25% आएगा कितना 25%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए, तो पहले 3 परीक्षाओं में उसके अंक जो कि 88, 78 और 68, 78 और 88 प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथे टेस्ट में कितने अंक मिलने चाहिए। बताइए कितने मिलने चाहिए, क्योंकि 4 परीक्षाओं का कुल अंक कितना हो जाएगा 80 तो एक में चाहिए, तो 4 परीक्षाओं के लिए 4 से गुना कर दीजिए, तो प्रतियोगिता जीतने के लिए आवश्यक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 × 4। आप माइनस सभी को ले लीजिए, जो है अंक जिसमें मिला है उसको घटा दीजिए। इसको करने के लिए तो 320 आएगा और जो पहले मिला है सभी को जोड़कर उसको घटा दीजिए, ये आ जाएगा 86। तो और कितना चाहिए 86 चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसतन वजन जो कि 70 किलोग्राम है, तब प्रशिक्षक का वजन जो कि इसमें जोड़ा जाता है तो औसतन वजन 1 किलो बढ़ जाता है, तो उसके बाद प्रशिक्षकों का व्यंजन क्या होगा किलो में। तो माना कि परीक्षक का व्यंजन जो कि 1 किलोग्राम है, तो 11 खिलाड़ियों का कुल औसत कितना हो जाएगा 11 से गुना कर दीजिए 70 में, ये हो जाएगा 770 किलोग्राम। तो प्रशिक्षक को जो कि वजन जो कि कितना है 12 × 70 + 1 कर लेंगे, फिर -770 पूरा जो निकाले हैं उसको घटा दीजिए। इसको सिंपली कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 82 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 82 राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें नोट दिया गया, कह रहा है कि निम्न पंक्ति परीक्षाओं में पात्र उम्मीदवार की संख्या का प्रतिशत दिखाती है जो 2001 से 2006 के दौरान 6 साल की अवधि के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना में। देखिए ग्राफ से भी क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। तो कह रहा है कि यदि 2002 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 72,000 थी, तो 2002 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ से देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.5 लाख हो जाएगा। कितना 1.5 लाख, 1.5 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सेबेस्टियन फेटल दौड़ के पहले दौड़ को 240 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत दौर पर और दूसरे दौड़ को 360 किलोमीटर प्रति घंटे गति से पूरा करता है, तो पहले 2 राउंड की औसतन गति ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये हो जाएगा औसतन जो कि इसका फॉर्मूला है 2 × V1 × V2 बाई V1 + V2। इस पर सिंपली रख दीजिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसको रख के कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 288 आएगा। कितना आ जाएगा 288। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि एक बॉक्स में 60 डिटर्जेंट साबुन होते हैं, उसमें 36 का उपयोग किया जाता है और बॉक्स में शेष डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो बॉक्स में शेष डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 36, यानी 36 का उपयोग किया गया है और बाकी कुल कितना था तो 60 था। इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुना कर देंगे, तो यहाँ से 60 में से 36 घटाएंगे 24 आ जाएगा, बटा 60 कर देंगे, तो यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6 चौका 24, यानी 4 से 10 गुना कीजिए 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्या आ जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल के लिए 12% की दर से 7400 रुपये के साधारण मुद्दे पर निवेश करने के बाद रुपए में कुल राशि निकालें। कुल राशि निकालने के लिए कर रहा है, तो देखिए रेट 12% दिए गए हैं, टाइम जो कि 4 वर्ष दिया गया है और प्रिंसिपल जो कि 7400 दिया गया है। तो सिंपली इसका फार्मूला होता है, फार्मूला पीछे से बहुत सारे क्वेश्चन आया है, उसी फार्मूला पर आंसर रख दीजिए आ जाएगा। जैसे कि अवशिष्ट राशि इतना दिया गया है, यहाँ से आ जाएगा 10,952, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा किसमें हो जाएगा। उस पर कह रहा है इसको सरल कीजिए, कैलकुलेशन करना है। एक्स का क्यू और भागा 23 है और इक्वल टू 529 दिया गया है, तो एक्स का सिंपली मान इसका निकालना है। तो यहाँ से देखिए निकाल सकते हैं आसानी से। इसका राइट आंसर आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा एक पूर्ण वर्ग है, इसमें देखना है कौन सा पूर्ण वर्ग है, बताइए कौन हो जाएगा पूर्ण वर्ग। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि 73 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% के 25% का मान जो कि इतना दिया गया है 4670, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो प्रश्न के अनुसार सभी को ले लेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 18,468। इसको याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक की मुद्रित कीमत जो कि 700 रुपये है, तो पुस्तक निर्माता ने उस पर 10% की छूट दी, तो यदि वह अपनी अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तकों की मूल लागत रुपए में क्या होगी, बताइए क्या होगी। क्योंकि माना कि पुस्तक की मूल लागत 100 रुपये मान लेंगे, तो पुस्तक का मूल लागत जो कि सभी को देखिए 70 और उसके बाद 90 जो कि छूट दिया गया है, 10% छूट दिया गया तो कितना बचेगा 90 बचेगा, और परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे। सिंपली इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 525 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा जो कि 17/1/2019 का जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका शिफ्ट नंबर 1 का फुल डिस्कशन के साथ कंप्लीट कर लिए, जो कि 120 क्वेश्चन में कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग 2024 में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर आप लोग बार बार देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। तो इसमें बहुत सारे शिफ्ट हैं, सभी को शिफ्ट को एक एक वीडियो में आप लोग को सेपरेट मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इसके साथ में पीडीएफ भी देंगे, पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, तो पीडीएफ आप लोग को वहाँ मिलेगा। देखिए इसमें सभी शिफ्ट हैं, देखिए एक शिफ्ट है, 3 शिफ्ट है, फिर एक शिफ्ट है, देखिए 17 का हुआ है, 18 का हुआ है, 19 का हुआ है, 20 का हुआ है, अलग अलग शिफ्ट अलग अलग डेट के साथ हुआ है 2019 में। साथ में देखिए 2015 में भी एक हुआ है, उसका भी आप लोगों को कराया जाएगा। तो इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो सभी को आप लोगों को डिस्कस कराया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जो लोग 2024 में आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम निकालना चाहते हैं। और इसका जो एसआई वाला है, एसआई वाला का भी आप लोगों को वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए, एसआई वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथ में जीके जीएस के लिए जो खान सर का टेस्ट चलाया जाता है, तो उस टेस्ट को भी आप लोग डिस्कशन कराया जा रहा है, तो उस टेस्ट में आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, टेस्ट में ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले प्रीवियस ईयर अगले शिफ्ट के साथ।